आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज तेलंगाना यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को भी अड़े हाथों लिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ इस बात में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे जीत जाएं। जो वोट चोरी बीजेपी लगातार देश में कर रही है और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस तेलंगाना आवाज उठा रही है और हम यहाँ पे आए हैं और ये आगाज करेंगे हम ईसीआई के दफ्तर तक भी कि ऐसे कैसे पूरे देश भर में जब से ये ज्ञानेश जो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, बैकडोर एंट्री से गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर भारत के बने हैं और जब से बने हैं मोदी जी का चमचा बन के पीए बनकर उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि इलेक्शन सही हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी जी सत्ता में रहने चाहिए। पूरा जोर पूरा जोश ज्ञानेश जी का इस चीज पे रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के निर्देश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर 3 महीनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीआरएस नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी करते हुए अपने पहले के निर्देशों का पालन न करने को घोर अवमानना करार दिया। हालांकि पीठ ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की ओर से वकील शरवर कुमार के साथ उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतंगी और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वे समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक वकील ने बताया कि 4 अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 3 मामलों में साक्ष्य दर्ज कराने का काम पूरा हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह पूरी हो जानी चाहिए थी। यह घोर अवमानना है। यह उन्हें तय करना है कि वे नया साल कहां मनाना चाहते हैं। पीठ ने अब मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद तय की है। सऊदी अरब में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना बीती रात करीब 1:30 पर हुई, जब मक्का से मदीना जा रही एक बस रास्ते में भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे। हादसे में 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जद्दा का कॉन्सुलेट भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की पूरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मदीना सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों से जुड़े हादसे से गहरा सदमा हुआ है। वही आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। सऊदी अरब में सोमवार को मदीना के पास मक्का से मदीना जा रही बस में डीजल टैंकर से टकराने के हादसे में 12 भारतीय अपनी जान गंवा दिए। वही एक व्यक्ति की जान बच गई है। वही इस हादसे के बाद परिजनों का बयान सामने आया है।
नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि खाली बस। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं, 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं, 5 जनों को भिजाने, जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट क्या नाम, ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजाता हूँ, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजाता हूँ, मैं कार्रवाई करता हूँ, पर बोलते जल्द से जल्द वीज़ा लगा के कार्रवाई करके। मक्के से मदीना जा रहे हैं, मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। 25 रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन मोहम्मद शोएब जो है फ़ोन करे उन्होंने। हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची, हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की, फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफ़र साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है, वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीज़े लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज़ है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। सऊदी अरब में भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों से जुड़ी बस दुर्घटना पर तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज सुबह केंद्र सरकार से बात की है। पीड़ित परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। हम जाकर प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, हम मृतकों के परिवार की मदद करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी सुबह ही इनके बारे में याद करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से बात करें, कैबिनेट मिनिस्टरों को आदेश दिए, एक हेल्पलाइन लगाई गई और हम भी अभी आस्था हुए से घरों में जा रहे हैं। हर चीज में इस फैमिलीज को, डिसीज फैमिलीज को हेल्प करेंगे, सरकार पूरी मदद करेगी। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने आज सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में तेलंगाना के तीर्थयात्री की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बीआरएस प्रमुख ने उम्रा तीर्थयात्रा के लिए मक्का से मदीना जा रही बस में सवार 42 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए और घायलों को बेहतर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर राव ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि कल रात मक्का के उम्रा पूरा करके मदीना आ रहे तेलंगाना के तीर्थयात्री मदीना से 25 किलोमीटर पहले मुफरी हाट में हादसे का शिकार हो गए। आगे उन्होंने कहा कि सरकार और रेवंत रेड्डी के निर्देशानुसार हम वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। रामनगर के एक परिवार के 18 लोग और पुराने शहर में रहने वाले एक अन्य परिवार के 16 सदस्य इसमें शामिल हैं। कल रात में जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रे के ज़ारईन मक्का मुकर्रमा से अपना उम्रा कंप्लीट करके मदीना की तरफ आ रहे थे, तो ये मुफरी हाट जो 25 किलोमीटर पहले मदीना मुनव्वरा से 25 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हुआ, जिसमें तकरीबन बस में 45 ज़ारईन थे। वो एक ऑयल टैंकर को जाके टकराने से हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन अब तक के इत्तलात के मुताबिक 42 लोगों का उसमें इंतकाल होने की, शहीद होने की इत्तलात है, जिसमें एक बच्चा जख्मी है और उनका इलाज उनका चल रहा है दवाखाने में। तो हुकूमत यहाँ पर मरकजी रियासती हुकूमत खासतौर पर रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पे
रियासत हुकूमत मरकजी हुकूमत से और उन लोगों से टच में है, और जो भी इसके आगे की जो हम इत्तलात होंगे हम आपको इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। रामनगर में एक ही फैमिली के 18 लोग हैं पता चल रहा है, और एक ऐसे ओल्ड सिटी के जिसमें 16 लोग हैं पता चल रहा है। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आने के बाद फिर हम आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज मेकेदातु परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और संबंधित कानूनी टीम का आभार व्यक्त किया और इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी मुलाकात को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों को भी कम आंक दिया। एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना से संबंधित फैसले ने राज्य की स्थिति को मजबूत किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकेदातु का फैसला हमारे पक्ष में आया है, हमें वकीलों का आभार व्यक्त करना चाहिए। इसी मामले को लेकर कल भी एक बैठक है, हमें इस पर चर्चा करनी होगी कि आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के निर्माण की कर्नाटक की योजना के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले कांग्रेस आलाकमान, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख लेंगे। प्रियांक खड़गे ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी फैसला लेना है वह आलाकमान और पीसीसी अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। ये अटकलें केवल मीडिया में है। इससे पहले कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने भी जवाब देते हुए कहा था कि कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल और सत्ता के बंटवारे का फैसला पूरी तरह से पार्टी आलाकमान पर निर्भर है और उन्होंने कहा कि वह इंतजार करेंगे और देखेंगे। इसके अलावा खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उनके हालिया मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस वाले बयान पर निशाना साधा और कांग्रेस के भीतर फूट डालने की कोशिशों का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर देश पर शासन करने से ज़्यादा विपक्षी दलों को कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आरोप लगाया। एसआईआर को लेकर विवाद फैलता जा रहा है। अब मुस्लिम लीग ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर केरल में एसआईआर को तत्काल रोकने की मांग की है। लेकिन याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारी इससे जुड़े दबाव को झेलने में असमर्थ हैं। याचिका में कन्नूर के पय्यानूर में बीएलओ अनीश जॉर्ज की आत्महत्या का भी जिक्र किया गया है, जो इस संकट का एक उदाहरण है। मुस्लिम लीग नेता पीके कुनालिकुट्टी ने पार्टी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। ये याचिका राज्यसभा सदस्य और वकील हैरिस बीरन ने दायर की है। केरल के राजनीतिक दल और सरकारी अधिकारी सूबे में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि इन परिस्थितियों में एसआईआर लागू करना अव्यावहारिक है, इसलिए मुस्लिम लीग मांग करती है कि एसआईआर प्रक्रियाओं को तत्काल निलंबित किया जाए। चुनाव आयोग 1 महीने के भीतर एसआईआर लागू करने की योजना बना रहा है, जिसे लीग अव्यावहारिक बता रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया से बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जिनमें अनिवासी केरलवासी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि वह सऊदी अरब के मदीना में हुई बस दुर्घटना में बहुत दुखी हैं, जिसमें कई हैदराबाद उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है। बस में लगभग 45 भारतीय सवार थे, जो कथित तौर पर सऊदी समयानुसार रात लगभग 1:30 यानी भारतीय समयानुसार 4 बजे एक तेल टैंकर से टकरा गई। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से बहुत दुख हुआ हूँ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं तथा अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निकट संपर्क में हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।